हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साथ ही साथ में दोस्तों उत्तराखंड व करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न दोस्तों मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, सभी के सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आप लोगों ने अटेंड करना है और इसमें दोस्तों आपका जो भी स्कोर बनेगा आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर साथियों आप लोगों को जीएस प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा दोस्तों हिंदी या फिर उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों अगर आप लोगों ने लगाने हैं तो दोस्तों आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से सभी वीडियोस वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही साथ में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अब साथियों, आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत ने पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था। अब साथियों, इसमें पूछा गया है कि जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको दोस्तों हमारे भारत ने किस देश से ग्रहण किया था। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर से दोस्तों भारत ने पंचवर्षीय संकल्पना को लिया था। अब दोस्तों यूएसएसआर क्या है, तो तत्कालीन दोस्तों सोवियत जो संघ था, वर्तमान में दोस्तों जिसको हम रूस कहते हैं, तो यहाँ से हमने दोस्तों इसको ग्रहण किया था। भारत में दोस्तों पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुई थी और दोस्तों इसके संचालन के लिए हमारे भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 15 अप्रैल 1950 को। अब साथियों, ये जो योजना आयोग है इसे 1 जनवरी 2015 को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अब साथियों, इसमें आपने बताना कि भारत में जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं इसको प्रकाशित कौन करता है इन चारों विभागों में से। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यह भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। अब साथियों, ये जो है भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और सीएसओ जो यानी कि दोस्तों एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, ये 2 मई 1951 को दोस्तों इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न हमारा, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे आप लोगों ने बताना है। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ब्यूटाइरोमीटर, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वही दोस्तों दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपने दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो साथियों, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से बगड़वाल नृत्य कहाँ किया जाता है। अब साथियों, ये जो बगड़वाल नृत्य है इन चारों घाटियों में से कहाँ किया जाता है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बगड़वाल नृत्य दोस्तों नीति घाटी में किया जाता है। अब साथियों एक बात समझना कि जो बगड़वाल नृत्य है इसका प्रदर्शन संपूर्ण गढ़वाल में किया जाता है, परंतु नीति घाटी में दोस्तों इस नृत्य का कुछ सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, इस नृत्य का संबंध दोस्तों गोरखा तथा राजा जीत सिंह के संघर्ष से है। गोरखों को दोस्तों पराजित करके राजा जीत सिंह ने नीति घाटी को आक्रमणों से मुक्त कराया था। बगड़वाल नृत्य दोस्तों अगस्त तथा सितंबर के महीने में उत्साह के साथ आयोजित किया जाता है। तो साथियों, अगला प्रश्न हमारा, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराचल देव दोस्तों इससे यह अभिलेख संबंधित हैं। अब साथियों क्या है कि जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण दोस्तों 13वीं शताब्दी में चंद शासकों द्वारा करवाया गया था ऐसा माना जाता है। जबकि दोस्तों मंदिर के प्रांगण में कराचल्य देव का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस पर मंदिर निर्माण का काल 1272 ईस्वी अंकित है। अब साथियों, बालेश्वर मंदिर को ना वर्ष 1952 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित किया है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है कौन सा है। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान में दोस्तों गोरान घाट दर्रा स्थित है। राजस्थान में दोस्तों यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह दोस्तों राजस्थान के सिरोही तथा जालौर जिलों को उदयपुर से जोड़ता है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो साथियों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फंडी की खाड़ी जो कि दोस्तों कनाडा वाले रीजन में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अब साथियों, ज्वार और भाटा क्या होता है, तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से जो हमारे समुद्र का जल है जब वह ऊपर उठता है और फिर उसके बाद नीचे को जो गिरता है उसको दोस्तों हम लोग क्रमशः ज्वार भाटा कहते हैं।
ठीक है। अब साथियों एक प्रश्न और बनता है कि जब ज्वार भाटा आता है तो इसमें दोस्तों किसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक होता है, सूर्य का या फिर चंद्रमा का? तो दोस्तों इसमें चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक होता है। कारण दोस्तों क्या है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से अधिक निकट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब के करी गई थी? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ष 1988 में दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना करी गई थी। सेबी को दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंग्रेजी में बोला जाता है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हिंदी में हमसे ना पूछ करके यही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसी को दोस्तों हिंदी में लिख करके हमसे पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में दोस्तों सेबी भी कहते हैं, इसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। जबकि दोस्तों नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च हिमालय दोस्तों उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ज्योग्राफी को अगर रीड करा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में वृष्टि या फिर दोस्तों वैसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते क्या हैं। तो साथियों क्या है कि हिमालय के एक तरफ है ट्रांस हिमालय और दूसरी तरफ है दोस्तों लघु हिमालय और इसके अलावा शिवालिक रेंज। तो दोस्तों इनके मध्य में पड़ने की वजह से जो उच्च हिमालय है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, जिस वजह से दोस्तों हिमालय में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वह उच्च हिमालय बन जाता है। ठीक है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड में अगर आपसे या फिर हिमालय में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो दोस्तों शिवालिक जो रेंज है, बाह्य हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा दोस्तों हमें उच्च हिमालय में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, मरमागांव पत्तन कहाँ स्थित है? अब साथियों आप लोगों ने बताना है कि जो हमारा मरमागांव बंदरगाह है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरमागांव बंदरगाह दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में कुल 13 कुल बड़े बंदरगाह हैं, उसमें से दोस्तों मरमागांव पत्तन भी है, जिसको दोस्तों वर्ष 1963 में इसे बड़े बंदरगाह का दर्जा दिया गया था। ठीक है। और वह गोवा राज्य में स्थित है। इसी के ऊपर दोस्तों हमें मुंबई बंदरगाह भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत करी गई थी। अब दोस्तों आप सभी ने ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने दोस्तों सुल्तान के अधीन सैन्य प्रणाली में दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया और दोस्तों इसने सेना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने और दोस्तों सैनिकों के हुलियों को सुरक्षित रखने के लिए क्रमशः दाग तथा चेहरे की प्रणाली लागू करी थी। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सैन्य प्रणाली को भी संगठित किया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है? तो दोस्तों यह जो कथन था यह महात्मा गांधी जी का था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा यह कथन वर्ष 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व वर्धा में जो दोस्तों कांग्रेस की कार्य समिति की जो बैठक हुई थी ना, उस दौरान दोस्तों इस वाक्य को कहा गया था और दोस्तों वर्धा में संपन्न बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव उसके बाद पारित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जो जनहित याचिका है PIL जो होती है हमारी, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ष 1980 में दोस्तों भारत में जनहित याचिका आरंभ हुई थी। अब साथियों आप लोगों ने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि वर्ष 1986 में जो हमारे न्यायमूर्ति थे PN भगवती, इनको दोस्तों भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, MS एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो दोस्तों MS एक्सेल में जो हम सेलेक्ट करी हुई जो हमारी लाइन होती है, फिर जो पंक्तियां होती है, इनको दोस्तों जब हमने छिपाना होता है, हाइड करना होता है, तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दोस्तों Ctrl+9। MS एक्सेल में दोस्तों चयनित पंक्तियों को छिपाने के लिए यह हमारी शॉर्टकट की रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिके बैराज से दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। दोस्तों इंदिरा गांधी जो नहर है यह सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है और दोस्तों इस नहर का जो पुराना नाम है ना वह राजस्थान नहर था। ठीक है, इसकी दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? तो 649 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है और इसी को दोस्तों राजस्थान में मरुगंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है?
तो साथियों व्हीलर द्वीप, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों व्हीलर द्वीप को उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है और दोस्तों इसी व्हीलर द्वीप को दोस्तों आप कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दोस्तों द्वीप है ना, यह प्रक्षेपास्त्र यानी कि दोस्तों मिसाइलों का एक विशिष्ट परीक्षण स्थल है। और दोस्तों इसको 4 सितंबर 2015 को व्हीलर द्वीप का जो नाम है ना, इसको दोस्तों परिवर्तित करके देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो व्हीलर द्वीप है यह उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों सोमचंद का जब आगमन हुआ था हमारे उत्तराखंड में, तो अब दोस्तों उत्तराखंड में कुमाऊं में ब्रह्मदेव का शासन था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों दोस्तों जो ब्रह्मदेव है यह कत्यूरी वंश का शासक था उस समय पर, और दोस्तों जो सोमचंद है यह कन्नौज से दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में आया था और इसके द्वारा ही दोस्तों 742 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइन ए अकबरी में दोस्तों भूमि को कुल 4 भागों में बांटा गया है। अभी दोस्तों 4 भाग कौन कौन से थे? तो दोस्तों पोलज, परती, चाचर और बंजर, यह 4 दोस्तों इसके भाग थे। बाकी दोस्तों प्रश्न बनता है कि आइन ए अकबरी की रचना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी की रचना करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? तो दोस्तों यह जो कथन था यह के.सी. व्हीयर जी का था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इसके लिए दोस्तों हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, और राज्य अगर दोस्तों इसको नहीं भी प्रोवाइड करवाता है तो राज्यों के खिलाफ कोई केस हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जितने भी हमारे, इनको दोस्तों उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र कहा गया है के.सी. व्हीयर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत में ह्यूमन राइट्स जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसकी स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ष 1993 में दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 2015 को। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों इस मिशन का जो उद्देश्य था वह संस्कृति एवं परंपराओं की जानकारी के साथ एकता और अखंडता को बढ़ावा देना इस मिशन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। वर्तमान में दोस्तों राधा रतूड़ी जी उत्तराखंड में मुख्य सचिव हैं। अब साथियों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों अभी तक हमारी कोई महिला मुख्य सचिव नहीं बनी थी उत्तराखंड की। दोस्तों यह पहली महिला मुख्य सचिव भी हैं राधा रतूड़ी जी। और दोस्तों प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो दोस्तों अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्य सचिव थे। और दोस्तों राधा रतूड़ी से पूर्व कौन थे? तो दोस्तों राधा रतूड़ी जी से पूर्व डॉक्टर एस संधू दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे। और अभी वर्तमान में दोस्तों राधा रतूड़ी जो हैं वह उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी जी भी बनी है। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, रिट्स कौन जारी कर सकता है? तो दोस्तों जो रिट होती है इनको जारी करने का अधिकार किसके पास है? सभी न्यायालय के पास है, केवल हाई कोर्ट के पास, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर दोस्तों हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही पास में है? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के अनुसार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह रिट जारी कर सकता है, तथा आर्टिकल दोस्तों 226 के अनुसार उच्च न्यायालय यानी कि दोस्तों जो हमारा हाई कोर्ट है यह भी रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है? तो साथियों सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अनुमोदन कर सकता है, यानी कि दोस्तों अन्य स्थानों पर भी केस को देख सकता है। तो दोस्तों ये किसके अनुमोदन पर ऐसा कर सकता है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के अनुमोदन पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अनुमोदन कर सकता है। अब साथियों जो है आर्टिकल 130 हमारा, इसके अनुसार दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र दिल्ली है, पर दोस्तों आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति या अनुमोदन से यह दोस्तों अन्य क्षेत्रों में भी बैठ सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है? तो दोस्तों इसका आर्टिकल 48 का जो ए है ना, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आर्टिकल जो हमारा 48 ए है इसमें दोस्तों वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया है हमारे डीपीएसपी के तहत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत।
दोस्तों राज्यों के नीति निर्देशक जो तत्व हैं यह किस भाग में आते हैं हमारे संविधान के? तो दोस्तों भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा करी गई है। अब साथियों मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो डीपीएसपी है हमने यह किस देश से ग्रहण किए हैं। और दोस्तों अभी मैंने आपसे पीछे एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों वह 1993 में हुई थी। इसके दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो साथियों 2011 सेंसस के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या है 1,86,292। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों देश की कुल जनसंख्या का 0.83% था। ठीक है, आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों जनसंख्या के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जिला हरिद्वार था। अब साथियों आपने एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का जनसंख्या के मामले में स्थान 20वां था। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो दोस्तों टिन अयस्क का प्रमुख भंडार हमें किस राज्य में देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों जो हमारा बस्तर जो जिला है ना, यह दोस्तों टिन का प्रमुख भंडारण और उत्पादन के लिए फेमस जिला है। ठीक है, तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये जो राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, यह टिन के भंडार और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से दोस्तों अग्रणी स्थान पर है। ठीक है, और दोस्तों अभी वहीं पर रायपुर में टिन रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदत्त वेला को दोस्तों प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है। अब साथियों मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र कब किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों लॉर्ड रिपन के समय 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। तो साथियों ये जो अधिनियम था इसके द्वारा दोस्तों कुछ प्रावधान करे गए थे, जैसे कि दोस्तों 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं इनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं दोस्तों 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे इनके काम के घंटे निर्धारित करे गए थे और महिलाओं के काम के घंटे निर्धारित करे गए थे, मजदूरी निर्धारित करी गई थी। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इससे प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था इसमें किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मुचकुंद गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इक्ष्वाकु वंश के राजा रहे थे मुचकुंद, और दोस्तों इनको वरदान प्राप्त था कि यह मतलब जब सोएंगे और इनको जब कोई उठाएगा तो उस समय दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो मतलब जो इनको देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों इसी वरदान का फायदा उठा करके श्री कृष्ण भगवान ने काल यवन का वध करवाया था। और दोस्तों ये जो मुचकुंद गुफा है यह दोस्तों उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां पर दोस्तों बद्रीनाथ के पास में मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा, यह गुफाएं देखने के लिए मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 280 के तहत हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा। इसमें दोस्तों बात करी जाए सदस्यों की तो दोस्तों एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य इसमें रहते हैं और इन सभी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। वर्तमान में दोस्तों कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो दोस्तों वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह दोस्तों वर्तमान में इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं। वहीं दोस्तों 16वें वित्त आयोग का गठन भी कर दिया गया है। आपकी करंट की दृष्टि से दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है और दोस्तों उसके अध्यक्ष रहेंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो वित्त आयोग है यह 2026 से अपना काम करना प्रारंभ करेगा। वर्तमान में दोस्तों 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों जो हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष दोस्तों जब हम राष्ट्रीय लेवल पर देखते हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों जब हम इसको देखेंगे राज्यों की दृष्टि से दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, और वहीं दोस्तों जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे डीएम। ठीक है, तो आपने तीनों को ही ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तो दोस्तों अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, आप सभी जानते होंगे। सबसे पहला दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुआ था, उसके बाद दोस्तों हमारा कालाशोक के काल में, फिर अशोक के काल में और फिर कनिष्क के काल में 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। इसमें से दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति थी अशोक के समय में इसका आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस समय पर इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों मोगली पुत्र तिस्स इस समय क्या थे? इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न हमारा, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो दोस्तों हरिद्वार का नाम मायापुरी हमें मिलता है स्कंद पुराण में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड इन दोनों भागों में दोस्तों हमारे उत्तराखंड को बांटा गया है। केदारखंड दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र के लिए और मानसखंड दोस्तों हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति लगी है? तो दोस्तों जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर दीपचंद की मूर्ति हमें देखने के लिए मिलती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जागेश्वर धाम है हमारे अल्मोड़ा जिले में स्थित है और दोस्तों ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे दोस्तों उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। अब साथियों मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि जागेश्वर धाम कितने छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1967 में और इसके द्वारा ही दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। अब साथियों 15वीं भाषा के रूप में क्यों जोड़ा गया था? तो दोस्तों हमारे संविधान में 14 भाषाओं को ना संवैधानिक दर्जा प्रदान करा गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो 15वीं भाषा बनी थी जो इसमें संविधान में हमारे शामिल हुई थी, 8वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल हुई थी, वह थी दोस्तों सिंधी भाषा और इसको दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? दोस्तों ये प्रमुख पुस्तक हमारी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा बार पूछी गई है। आपने बताना दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, एस.एन. रॉय दोस्तों द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यह तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक खेल है। अब दोस्तों ये जो है ना यह पोंगल पर्व के दौरान आयोजित किया जाता है और इसमें क्या होता है दोस्तों कि बैल से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। हालांकि दोस्तों इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनेकों बार इस खेल पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन साथियों क्या होता है कि जो धार्मिक मामलों का हवाला देकर के ना राज्य और केंद्र सरकार है प्रत्येक वर्ष इसकी मंजूरी प्रदान इसको कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कई बार इसमें क्या हो रखा है कि इंसानों की जान भी इस लड़ाई के दौरान चली जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि दोस्तों जो फंक्शन की कुंजियां जो होती हैं इनकी संख्या कितनी है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या F1 से लेकर के F12 तक होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी एक प्रसिद्ध औषधि वैज्ञानिक थे और इनको दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनके महानिदेशक भी है, केंद्रीय औषधि विज्ञान संस्थान के महानिदेशक भी यह रह चुके हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार थे शैलेश मटियानी जी, इनका जन्म दोस्तों हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बाड़े छीना में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? यह प्रश्न दोस्तों हमारी परीक्षा में बना हुआ है, तो दोस्तों शैलेश मटियानी जी को उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? अब दोस्तों आगरा शहर की स्थापना इन 4 शासकों में से किसके द्वारा करी गई थी आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के द्वारा दोस्तों आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में करी थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? अब दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताना है कि उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों 25वां इसमें दोस्तों कुल स्थान रहा था। अब देखिए दोस्तों 25वां और ये कभी कभी 26वां भी आ जाता है। अब आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। अभी हमारे उत्तराखंड में शायद ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पेपर में दोस्तों ये प्रश्न बना था, तो उसमें दोस्तों आयोग ने इसका आंसर 26वां माना है, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, जब 25वां आपको ऑप्शन में ना मिले तो इससे मिलता जुलता जो ऑप्शन रहेगा आपका 26वां, उस पर आप लोग दोस्तों जा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धुआंधार जलप्रपात दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात के अलावा कपिलधारा जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात, यह जलप्रपात भी हमारे नर्मदा नदी पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा,
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रुद्रप्रयाग रहा है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा है उत्तराखंड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, तो दोस्तों हरिद्वार रहा है। तो आपने दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा जुआरी नाम है। अब दोस्तों जुआरी किसका नाम है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जुआरी दोस्तों एक नदी है जो कि दोस्तों गोवा हमारा जो राज्य है वहां पर बहती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल दोस्तों 243 का जो एफ है इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता की चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों बात कर जाए आर्टिकल 243 की ई की, तो इसमें दोस्तों पंचायतों की अवधि जो इनका टाइम पीरियड रहता है ना 5 वर्ष, इसकी चर्चा करी गई है। वहीं दोस्तों 243 के जी में पंचायतों की शक्तियों की चर्चा करी गई है। और वहीं दोस्तों 243 के एच में पंचायतों को टैक्स लगाने की जो शक्तियां होती हैं इनके बारे में चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा है ऑप्शन बी 40 वर्ष। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों जो अटल पेंशन योजना है इसमें दोस्तों शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और दोस्तों अधिकतम आयु 40 वर्ष है। लेकिन दोस्तों छोड़ने और पेंशन प्रारंभ होने की जो आयु रहेगी वह 60 वर्ष रहेगी। आपने तीनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। वहीं दोस्तों अटल पेंशन योजना प्रारंभ किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना प्रारंभ करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब दोस्तों रम्माण के बारे में हमारा कौन सा कथन गलत है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों यह चमोली जिले का एक लोक उत्सव है। तो दोस्तों बिल्कुल है, चमोली जिले का एक लोक उत्सव है। वहीं दोस्तों इसमें मुखौटे के साथ नृत्य होता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसमें मुखौटे के साथ नृत्य भी होता है। इसको दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों इसको वर्ष 2009 में यूनेस्को के द्वारा दोस्तों विश्व विरासत घोषित किया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों ढोल का प्रयोग वर्जित है। अब दोस्तों ये जो रम्माण है ना यह दोस्तों हमारे चमोली के किस एरिया में, किस क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों सलोड़ व डुंगरी जो हमारे गाँव है यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा है कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब दोस्तों ये कथन किसने कहा है 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। RC मजूमदार के द्वारा दोस्तों यह कथन कहा गया था कि जो हमारी 1857 की क्रांति है ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपका इसमें स्कोर क्या रहा है। वहीं साथियों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, हिंदी प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट या फिर दोस्तों जीएस की प्रैक्टिस सेट के ऊपर आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वहीं साथियों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं। धन्यवाद।